morning, my dear students, and welcome you all to the second part of the video in which we are doing chapter 1 of history, that is French Revolution. अब तक आपने जो समझा है वो है स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल के बारे में, जहां से चैप्टर बिगिन होता है। एक एपिसोड जो पेरिस में अकर किया था, जहां से रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। उसके बाद हमने जाना था कि रेवोल्यूशन एक्चुअली हुआ क्यों था। तो हमने समझा था कि किस तरीके से सोसाइटी जो है थर्ड स्टेट फर्स्ट सेकंड और थर्ड स्टेट, तीन स्टेट्स में बटी हुई है। चाहे सोशली बात करें, चाहे इकोनॉमिकली बात करें, चाहे पॉलिटिकली बात करें, हर तरह का बर्डन जो है वो थर्ड स्टेट वालों के ऊपर ही है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात था कि इकोनॉमिक बर्डन, जिसमें कि उन्हें टैक्सेस देने पड़ते थे, जबकि उनकी इतनी इनकम उनकी थी ही नहीं। क्लियर, इनकम ना होने के बावजूद भी या बहुत कम इनकम होने के बावजूद भी वही टैक्सेस देते थे। फर्स्ट और सेकेंड स्टेट जो है वो टैक्स से एग्जम्प्टेड थी। और उसके बाद हमने सोशल सेटअप को पढ़ा था जब प्रॉपर तरीके से थ्रू द फ्लो चार्ट। और उसके बाद हमने एक जो है एक्सट्रीम सिचुएशन, जिसे कि सबसिस्टेंट क्राइसिस कहते हैं, वो जाना। रीजन जाने के बहुत से रीजंस जो हम दे सकते हैं कि रेवोल्यूशन अकर क्यों हुआ, या फिर रेवोल्यूशन की ही बात ना करें कि किस लिए जो जनता थी वो आखिरकार अपने मोनार्क के अगेंस्ट किस वजह से गई। आज हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जिसका टाइटल है आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। ये वही रेवोल्यूशन की बात की जा रही है जहां से चैप्टर आपका शुरू हुआ था। इज इट क्लियर? इसका मैं आपको जस्ट दे देती हूँ कि इस टॉपिक में आप क्या समझोगे। आप देखिएगा कि यहाँ पर इस टॉपिक में जो है जो किंग लुइस है, उन्होंने कुछ नए टैक्सेस जो हैं वो लेवी करना चाहते थे। और टैक्सेस इंपोज करने की प्रिविलेज जो है वो सिर्फ किंग के पास थी। या हम ये कहें कि मतलब असेंबली बुलाई जाती थी जब भी कोई नए टैक्सेस इंपोज करने होते थे, और उसमें वोटिंग करवा के टैक्सेस इंपोज कर सकते थे। वोटिंग के बिना टैक्सेस इंपोज नहीं होते थे, लेकिन मीटिंग कब बुलानी है या नहीं बुलानी है, ये डिसीजन जो है किंग का होता था। तो किंग लुइस ने लगभग 100 साल के बाद ये मीटिंग एक बार फिर से बुलाई थी, क्योंकि उन्होंने कुछ नए टैक्सेस लेवी करने थे। अब इस मीटिंग में फर्स्ट स्टेट के लोग भी आए, सेकेंड स्टेट के लोग भी आए, कुछ एक थर्ड स्टेट के लोग भी आए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक्टिव सिटीजन्स को बुलाया गया। एक्टिव और पैसिव सिटीजन्स क्या थे? एक्टिव सिटीजन्स वो थे जो टैक्स पेयर थे। थर्ड एस्टेट में से जो टैक्स पे करते थे उन्हें एक्टिव सिटीजन कहा जाता था। और जो नॉन प्रॉपर्टीड, या फिर जिन लोगों के पास पैसा नहीं था या प्रॉपर्टी नहीं थी और वो टैक्सेस नहीं पे कर पाते थे, उनको पैसिव सिटीजन्स की कैटेगरी में डाला जाता था। और विमेन और चिल्ड्रन, बच्चे और औरतें भी इसी कैटेगरी में आते थे। तो ये मीटिंग बुलाई गई, इसे एस्टेट जनरल की मीटिंग कहा जाता है। एस्टेट जनरल की मीटिंग में जो है टैक्सेस डिसाइड किए जाते थे वोट के थ्रू। एक वोट फर्स्ट स्टेट का होता था, एक वोट सेकंड स्टेट का होता था, और एक वोट थर्ड स्टेट का होता था। अब आपको पता है कि फर्स्ट और सेकंड स्टेट नोबिलिटी और क्लर्जी तो ऑलरेडी किंग के साथ में थे, तो जाहिर सी बात है कि थर्ड स्टेट के वोट की कोई वैल्यू थी ही नहीं। क्लियर? लेकिन फिर भी फॉर्मेलिटी के लिए एस्टेट जनरल की मीटिंग जो है बुलाई जाती थी। तो इस बार भी एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई, लेकिन इस बार जो थर्ड स्टेट के लोग थे उन्होंने कुछ प्रपोजल रखा कि हम एक नए तरीके से इस बार वोट डालेंगे। कि पहले क्या होता था, एक वोट एक एस्टेट का होता था, तो इस तरीके से दो वोट्स जो है वो मेजॉरिटी राजा के फेवर में चले जाते थे, नोबिलिटी और क्लर्जी का, तो जाहिर सी बात है टैक्सेस जो है वो पास हो जाते थे। लेकिन इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने ये सजेस्ट किया कि हम इंडिविजुअल वोट्स, दैट मीन्स एवरी इंडिविजुअल अपना वोट जो है वो कास्ट करेगा। लेकिन इस प्रपोजल से जो है किंग लुइस वो राजी नहीं था। तो क्योंकि उनके बीच में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सका, इसलिए एस्टेट जनरल की मीटिंग को जो है वॉकआउट कर दिया। वहां से थर्ड एस्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया और वो मीटिंग बिना किसी डिसीजन के खत्म हो गई। क्लियर?
उसके बाद किस तरीके से रिवोल्ट हुआ वो हम आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन में पढ़ेंगे। हम पैराग्राफ वाइज सब कुछ इसमें देखेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, क्वेश्चन होगा, 1 मार्क क्वेश्चन होगा, वो आप साथ के साथ नोट करते जाएंगे। क्लियर? So, outbreak of the revolution. Louis XVI had to increase taxes for reason you have learned in the previous section. How would you think he could have gone about doing this? तो आपको पता ही है कि किंग लुइस जो है वो टैक्सेस नए लगाना चाहता था, और पिछले सेक्शन से हमने काफी कुछ समझा है कि उसको टैक्सेस की क्यों जरूरत पड़ती रहती थी। क्लियर? एम्प्टी ट्रेजरी, लोन इंटरेस्ट, और अपना जनरल जो रेगुलर एक्सपेंसेस थे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए, उस वो टैक्सेस पे ही डिपेंडेंट था। तो इस बार भी कुछ नए टैक्सेस जो हैं लेवी करने वाले थे। इन फ्रांस of the old regime, the monarch did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the Estates General, which would then pass his proposal for new taxes. तो फ्रांस में जो है राजा को टैक्सेस लगाने का कोई अधिकार नहीं था। इसके लिए एक ऑफिशियल बॉडी बनी हुई थी जिसे कहा जाता था एस्टेट जनरल। एस्टेट जनरल एक ऑफिशियल बॉडी थी जो टैक्सेस इंपोज करने का काम करती थी। बॉडी थी या नहीं थी या सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी? क्लियर? तो एस्टेट जनरल की जो है मीटिंग बुलाकर टैक्सेस को पास किया जाता था। द एस्टेट जनरल वॉज अ पॉलिटिकल बॉडी। यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, व्हाट वाज एस्टेट जनरल, राइट? Estate General was a political body to which 3 estates sent their representative. However, the monarch alone could decide when to call the meeting of this body. The last time it was done in 1614. So almost like 100 साल से भी ज्यादा समय हो चुका था, राइट? तो एस्टेट जनरल अगर पूछे कि क्या था, एस्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी थी जिसमें कि हर एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे, और वो लोग टैक्सेस पे डिस्कशन करके, वोटिंग करके, जिसके फेवर में मेजॉरिटी होगा तो वो टैक्सेस को पास कर दिया जाता था। बिना एस्टेट जनरल के परमिशन के मोनार्क टैक्सेस लेवी नहीं कर सकता था, लेकिन ये प्रिविलेज मोनार्क के पास थी। वो डिसाइड करेगा कि कब टैक्सेस लेवी करने के लिए जनरल मीटिंग को बुलाना है। क्लियर? तो इस बार भी क्योंकि नए टैक्सेस इंपोज होने थे तो किंग लुइस ने एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ऑन 5 मई, 1 मार्क क्वेश्चन, कब बुलाई गई? ऑन 5 मई 1789, Louis XVI called together an assembly of Estate General to pass proposal for new taxes. The Resplendent Hall, ये एक वेन्यू था, Resplendent Hall in Versailles was prepared to host the delegates। के Resplendent Hall में एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई जहां पे नए टैक्सेस का डिसीजन लिया जाना था। The first and the second estate sent 300 representative each. First and second estate के 300 representative each. That means 600 representatives जो हैं वो first और second estate के लोग थे, who were seated in rows facing each other on 2 sides. एक दूसरे के सामने इस तरीके से वो rows में बैठे हुए थे। While 600 members of the third estate had to stand at the back. तो जितना जिनका सोशल रेपुटेशन था उस हिसाब से उनको रिस्प्लेंडेंट हॉल में जगह दे दी गई। फर्स्ट एंड सेकेंड एस्टेट के लोग बैठे हुए हैं, उनके पीछे और 600 मेंबर्स जो थर्ड एस्टेट के हैं वो लोग उनके पीछे खड़े हुए थे। द थर्ड एस्टेट वॉज रिप्रेजेंटेड बाय इट्स मोर prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were denied entry to the assembly. However, their grievances and demands were listed in 40,000 letters which the representatives had brought with them. Clear? कि पूरी की पूरी थर्ड एस्टेट के मेंबर्स को जो है रिस्प्लेंडेंट हॉल में एंट्री नहीं थी। ओनली 6,000 मेंबर्स वर 600 सॉरी मेंबर्स वर अलाउड, और ये भी थर्ड एस्टेट के वो लोग थे जो एजुकेटेड थे, जो प्रॉस्परस थे। गरीब किसान, पीजेंट्री और औरतें और बच्चों को यहाँ पर एंट्री नहीं थी। इज इट क्लियर? तो 600 अराउंड 1200 पीपल वर देयर इन दैट असेंबली। क्लियर? क्योंकि औरतें और बच्चों को अलाउड नहीं था,
लेकिन ग्रीवियंसेस तो उनके भी हो सकते हैं। तो जो थर्ड एस्टेट के मेंबर्स आए हुए थे, अराउंड 40,000 लेटर्स जो जिसमें कि अलग अलग डिमांड्स लिखी हुई थी, वो अपने साथ वो लेकर आए थे, ताकि जिन लोगों को एंट्री नहीं मिली है या उनको नहीं आने दिया जाता मीटिंग में, उनकी डिमांड्स को भी लेटर्स के थ्रू जो है वो राजा तक पहुंचाया जा सके। तो थर्ड एस्टेट के लोगों ने 40,000 ऐसे लेटर्स जो हैं वो रिस्प्लेंडेंट हॉल में अपने साथ लेकर आए थे। Voting in the estate general in the past had been conducted according to the principle that each estate had one vote. हर एस्टेट का एक वोट था, तो एक नोबिलिटी का, एक क्लर्जी का, एक राजा का खुद का हो गया। तो जाहिर सी बात है कि हर बार वोटिंग उनके फेवर में ही होती थी। क्लियर? This time too, Louis was determined to continue the same practice, but members of the third estate demanded that voting now be conducted by assembly as a whole, where each member would have one vote. Clear? कि पहले जो है वोटिंग किस तरीके से की जाती थी कि एक एस्टेट का एक वोट होता है, लगभग एक किंग का, एक फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट, चार वोट्स डाल के जो है डिसीजन ले लिया जाता था। मेजॉरिटी ऑफ वोट्स जिस साइड पे होंगे, ऑब्वियस सी बात है कि वही पास होगा, और मेजॉरिटी किसके हक में होगी वो भी हमें पता है कि यहाँ पे मोनार्क के हक में ही मेजॉरिटी होती थी। लेकिन इस बार जो थर्ड एस्टेट के लोग हैं, उन्होंने प्रपोज किया कि हम एक नए तरीके से वोट डालना चाहेंगे कि जितने भी असेंबली में मेंबर्स मौजूद हैं, चाहे वो फर्स्ट के हैं, सेकंड के हैं या थर्ड एस्टेट के हैं, इंडिविजुअल वोट के बेसिस पे जो है डिसाइड होना चाहिए। इज इट क्लियर? लेकिन इस प्रपोजल के लिए किंग लुइस अग्री नहीं हुए। This was one of the democratic principle put forward by the philosophers like Rousseau in his book Social Contract. When King rejected this proposal, members of the third estate walked out of the assembly. Is it clear? क्योंकि ये डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड मॉडल था, जहां पे हर इंसान को इक्वल वेटेज दी जा रही है उसके वोट की। इज इट क्लियर? तो डेमोक्रेसी तो मोनार्क को पसंद ही नहीं थी, इसलिए जाहिर सी बात है कि ये प्रपोजल भी मोनार्क को पसंद नहीं आया। इसलिए ये स्टेट जनरल की जो मीटिंग थी, ये विदाउट एनी डिसीजन जो है यहाँ पर खत्म होगी, क्योंकि थर्ड एस्टेट के लोगों ने यहाँ से वॉकआउट कर दिया। क्लियर? The representative of the third estate viewed themselves as spokesmen for the whole French nation. On June 20th, they assembled in Hall of Indoor Tennis Court in the grounds of Versailles. ये रिस्प्लेंडेंट हॉल वाली मीटिंग जो है बिना किसी डिसीजन के खत्म हो गई। लेकिन थर्ड एस्टेट के लोगों को लगता था कि हम अगर यहाँ पर रुक जाएंगे तो जो चेंज सोसाइटी में आ सकते हैं वो नहीं आ पाएंगे। इसलिए थर्ड एस्टेट के लोग जो है दोबारा मिले टेनिस कोर्ट में, ग्राउंड ऑफ वर्साइल में। दे डिक्लेयर्ड देमसेल्फ एज नेशनल असेंबली एंड स्वोर not to disperse till they had drafted constitution for France that would limit the power of the monarch. थर्ड एस्टेट के लोग जो है टेनिस कोर्ट में, वर्साइल में ही टेनिस कोर्ट में दोबारा मिलते हैं। कब मिले हैं वो लोग? 20 जून को। इज इट क्लियर? 20 जून को दोबारा मिलते हैं, और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक हम फ्रांस के लिए एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट नहीं कर देंगे। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया। इज इट क्लियर? दे वर लेड बाय मिराबू एंड एब्सिसे। मिराबू और एब्सिसे दोनों ही ये फिलोसोफर्स थे फ्रेंच सोसाइटी में। आपने न्यू मिडिल क्लास के बारे में पढ़ा था ना पिछले वीडियो में। तो मिराबू और एब्सिसे ये लोग चाहे खुद नोबिलिटी को बिलोंग करते थे, क्लर्जी को बिलोंग करते थे, मतलब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट के ही लोग थे, लेकिन इनको काफी हद तक थर्ड एस्टेट के लोगों के साथ सिंपैथी थी, और ये मानते थे कि सोसाइटी जो है वो कंसेंट के बेसिस पे ही चलनी चाहिए। इज इट क्लियर? तो मिराबू और एब्सिसे ने नेशनल असेंबली को एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करी। आपको यहाँ तक समझ में आ गया
कि जनरल स्टेट की मीटिंग बुलाई गई टैक्सेस लगाने के लिए। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टेट के लोग आए, उन्होंने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, सबको अलाउड नहीं था। 40,000 लेटर्स जो हैं, डिमांड वाले लेटर्स जो हैं थर्ड स्टेट के लोगों के, औरतों और बच्चों के, जो भी उनकी डिमांड्स थी, उनको भी साथ में लाया गया। इस बार वोटिंग का जो तरीका है उसे बदलना चाहा कि जैसे पहले होता था ईच स्टेट वन वोट, इस बार थर्ड स्टेट के लोगों ने प्रपोज किया कि एज अ होल, असेंबली एज अ होल, एवरी मेंबर वन वोट, इस वैल्यू से वोटिंग डालनी चाहिए। लेकिन किंग लुइस को ये जो सॉरी व्हाट वुड यू से, ये जो फॉर्मूला था ये पसंद नहीं आया, इसलिए थर्ड स्टेट के लोगों ने वॉकआउट कर दिया बिना किसी डिसीजन लिए। क्लियर? उसके बाद थर्ड स्टेट के लोग यहां नहीं रुके, वो लोग फिर से एक बार मिले। अब इस बार मिले 20 जून को टेनिस कोर्ट में, और वहां पे उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया और ये डिसाइड किया कि हम फ्रांस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किए बिना नहीं रुकेंगे। यहाँ इस नेशनल असेंबली में और लीडरशिप प्रोवाइड करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए दो फिलोसोफर्स ने, मिराबू एंड एब्सिसे। Mirabeau was born in a noble family but was convinced of the need to do away with society of feudal privileges. He brought out general and delivered powerful speeches to crowd assembled at Versailles. Mirabeau कहीं ना कहीं इस बात से टोटली अग्री करते थे कि सोसाइटी मेरिट बेस्ड होनी चाहिए, ना कि प्रिविलेज बेस्ड, जबकि वो खुद हाई सोसाइटी का ही हिस्सा थे। वो फर्स्ट एस्टेट से ही बिलोंग करते थे, नोबल, यस, ही वॉज बॉर्न इन अ नोबल फैमिली। तो लेकिन फिर भी उनकी सोच जो है वो नोबिलिटी जैसी नहीं थी। उनकी सोच ये थी कि प्रिविलेज के बेसिस पे सोसाइटीज नहीं होनी चाहिए, और उनकी स्ट्रॉन्ग स्पीचेस, उनके द्वारा लिखे गए जनरल्स लोगों को बहुत इंस्पायर करते थे। क्लियर? देन एब्सेसे ओरिजिनली अ प्रीस्ट। अब आप देखो, एक सेकेंड स्टेट को बिलोंग करते हैं और एक फर्स्ट स्टेट को बिलोंग करते हैं। तो एब्सेसे जो है वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे। ही रोट एन इन्फ्लुएंशियल पैम्पलेट कॉल्ड व्हाट इज द थर्ड एस्टेट। इन्होंने, जैसे हमने पहले पढ़ा ना कि पैम्पलेट्स के थ्रू बहुत पब्लिसिटी की, उसी तरीके से इन्होंने भी एक पैम्पलेट लिखा जिसमें लिखा, डिफाइन किया गया दैट व्हाट थर्ड एस्टेट इज। While National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, rest of France seized with turmoil. अब नेशनल असेंबली जो हमने देखा 20 जून को, जैसे थर्ड स्टेट ने अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर किया और वो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी हो गए, दे वर बिजी इन ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन साथ के साथ जो थर्ड स्टेट के लोग थे सिटी में, क्योंकि एक जगह मतलब वो लोग बन गए नेशनल असेंबली एंड वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम वो लोग कर रहे हैं, लेकिन ऑर्डिनरी लोगों के साथ क्या हो रहा था? क्लियर? कि इसी टाइम पे जब नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रही है, उसी टाइम पे सिटी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन, टर्मोइल होता है अप एंड डाउन, राइट? बहुत सारे उतार चढ़ाव आए और थर्ड स्टेट को काफी स्ट्रगल करना पड़ा। किस तरीके से? Drafting a constitution, okay, yes, a severe winter had meant a bad harvest. Price of the bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supply. आपने देखा ना, शुरू में भी हमने पढ़ा कि यहाँ पे एक बहुत ग्रेव प्रॉब्लम है कि विंटर बहुत सवियर हो जाता था, जिसकी वजह से फसलें जो हैं वो बर्बाद हो जाती थी। फसलें बर्बाद हो जाती थी तो फूड ग्रेन्स की शॉर्टेज हो जाती थी। ऐसी ही एक कंडीशन जो है यहाँ पर फिर हुई, जहां पे बैड हार्वेस्ट की वजह से, सवियर विंटर, बैड हार्वेस्ट, और प्राइस जो है उसके बढ़ गए। अब प्राइस जब बढ़ती है तो मार्केट में कुछ स्पेक्यूलेटर्स होते हैं, कुछ ब्लैक मार्केटर्स होते हैं, ये लोग सिचुएशन का बहुत फायदा उठाते हैं। इन्होंने जो स्टेपल डाइट होती थी लोगों की, जो ब्रेड है,
ब्रेड को जो है होर्ड करना शुरू कर दिया। होर्ड मीन्स उन्होंने स्टॉक करना शुरू कर दिया कि हम ब्रेड को तब मार्केट में बेचेंगे जब इसके प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और आम लोगों की तो ये स्टेपल डाइट थी। तो क्या हो रहा था कि जो औरतें, मतलब आप देखो कि स्ट्रगल हर तरह से था कि औरतें जो है घर से एक ब्रेड लेने के लिए निकली हुई हैं, वो सुबह की खड़ी है, लाइन लाइन लगी हुई है ब्रेड लेने के लिए, वो सुबह की खड़ी है और उनको शाम को भी सिर्फ एक ब्रेड नहीं मिल पा रहा। तो इंसान कितना पेशेंस हो सकता है, राइट? वो अपना पेशेंस लूज करते थे एंड देन अल्टीमेटली बाय द एंड ऑफ द डे, या फिर हर दिन दुकानों के बाहर लंबी लंबी लाइंस में खड़े होकर सिर्फ एक ब्रेड लेने के लिए, वो लोग परेशान हो गए इस सिचुएशन से और अल्टीमेटली उन्होंने दुकानों को जो है लूट लिया। तो इस तरीके की कंडीशन जो है फ्रांस में देखने को मिली आम लोगों के बीच में। After spending hours in long queues at the bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14th July, the agitated crowd stormed and destroyed Bastille. Is it clear? कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुस्साई हुई औरतें जो ब्रेड लेने आई हैं, उन्होंने दुकानों में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। और ऐसे में किंग ने ऑर्डर किया कि कुछ एक सेना जो है वो सिटी में जाके सिचुएशन को संभाले या देखे क्या हुआ है। और ऐसे में वो र्यूमर फैलता है कि किंग जो है कुछ ट्रूप्स उन्होंने भेजे हैं जो कि आम जनता के ऊपर ओपन फायर करेंगे। इसके डर में उन्होंने बेस्टाइल का किला जो है तोड़ दिया, स्ट्रॉमिंग ऑफ बेस्टाइल। तो अब आप इस बात को समझो कि किस तरीके से सिचुएशन जहां से चैप्टर शुरू हुआ था वहीं आकर अब वापस जुड़ गया है। स्ट्रॉमिंग ऑफ बेस्टाइल पे आकर हम फिर से पहुंच गए हैं। इज इट क्लियर? समझ में आई बात कि होर्डिंग हो रही है, ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, बैड हार्वेस्ट की वजह से फूड ग्रेन्स की सप्लाई जो है मार्केट में वो कम हो गई है। स्टेपल डाइट है ब्रेड, एक छोटी सी कमोडिटी है, और एक छोटी सी कमोडिटी के लिए अगर सारा सारा दिन आपको लाइन में खड़ा रहना पड़े तो आपका क्या बिहेवियर होगा? जाहिर सी बात है वही होगा जो फ्रांस में हुआ। तो औरतों ने भी यहाँ पर दुकानों में तोड़फोड़ मचाई जिसकी वजह से हंगामा हुआ। किंग ने कुछ ट्रूप्स को, आर्मी की कुछ टुकड़ियां जो हैं शहर में भेजी। लोगों में रूमर फैल गया कि आर्मी आ रही है एंड किंग ने ऑर्डर किया है कि लोगों के ऊपर जो है गोलियां चलाई जाए और सिचुएशन को संभाला जाए। और लोगों ने डर के मारे अपने आप को बचाने के लिए वो सारी पेरिस की अलग अलग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में वो गए जहां पे उन्हें वेपन्स ढूंढने थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन उन्हें वहां वेपन्स नहीं मिले और अल्टीमेटली वो पहुंचे बेस्टाइल के किले में, जहां उन्होंने कुछ ड्रेडेड क्रिमिनल्स को छोड़ दिया, कमांडर को मार दिया और बेस्टाइल के किले को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। इज इट क्लियर? देन in the countryside, rumors spread. In the countryside, rumors spread from village to village that lords of Manor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. अब जो शहर में हो रहा है वो आपने देख लिया, स्टॉर्मिंग ऑफ बेस्टाइल। लेकिन कंट्री साइड मतलब शहर से जो दूर दराज के एरियाज होते हैं, वो जगहें जो सिटी के आउटस्कर्ट्स में बसी हुई होती है, वहां पर भी इस तरीके के ही कुछ र्यूमर्स फैलते हैं। लेकिन ये र्यूमर्स राजा के बारे में नहीं थे, लॉर्ड्स, दैट मीन्स जो बड़े रिच जमींदार थे। मैन्योर्स होती हैं जैसे बड़ी बड़ी हवेलियां होती है, राइट? तो इन बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले जो बड़े बड़े जमींदार होते हैं, उनके बारे में इस तरीके के र्यूमर्स फैलते हैं कि वो लोग लॉर्ड्स जो हैं उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है, कुछ लोग मतलब ग्रुप्स में हायर किए गए हैं जिनको कि क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भेजा जा रहा है। तो किसान जिनको डर था कि हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय ना कर दे, क्योंकि इस विंटर के कारण ऑलमोस्ट काफी क्रॉप्स पहले ही खराब हो चुकी है, तो एक तरफ से एक और र्यूमर फैलता है कि जो लैंडलॉर्ड है, जो जमींदार है बड़े बड़े, उन्होंने कुछ लोगों को हायर किया है और वो फसलों को बर्बाद करने के लिए जा रहे हैं।
तो इस र्यूमर के बीच में बौखलाए हुए जो फार्मर्स थे, उनके हाथ में जो भी आया, पिचफोर्क, जिससे वो नॉर्मली खेतों में काम करते थे, अपने जो इक्विपमेंट्स होते हैं, अपने जो औजार होते हैं, वो उन्होंने उठाए और मेन्योर पे उन्होंने अटैक कर दिया, चेटॉक्स पे उन्होंने अटैक कर दिया। चेटॉक्स भी हवेली जैसा ही एक बड़ा घर होता है, क्लियर, जहां पे बहुत सारा अनाज जो है वो स्टॉक किया हुआ था, रखा हुआ था बड़े बड़े जमींदारों ने, उन पे चेटॉक्स पे और मेन्योर पे जो है इन फार्मर्स ने इन्होंने अटैक कर दिया। और जो भी इनके हाथ में वेपन आया, वेपन नहीं मिला तो जिस भी औजार से ये लोग नॉर्मली खेतों में काम करते थे वही उठाया और इन्होंने जमींदारों पे जो है अटैक कर दिया। In the countryside, rumors spread from village to village that the lords of Menor had hired bands of brigades who were on their way to destroy the ripe crops. पकी हुई फसल को बर्बाद करने के लिए वो लोग निकले हैं। Caught in a frenzy of fear, मतलब डर के मारे, खौफ में और बौखलाए हुए, right? Peasants in several districts seized hoes and pitchfork. होज और पिचफॉक होते हैं जो खेतों में काम करने के लिए उनके औजार रहते हैं, जो ऐसे इकट्ठे करते हैं ना, फसल जो फैली हुई होती है घास जमीन पे, उसको इकट्ठे करने के लिए होता है, एक पिचफोक कहते हैं उसे, राइट। तो उस तरीके के अपने औजार उठाए और इन जमींदारों को जो है मारने के लिए, इनके ऊपर अटैक करने के लिए वो लोग चल पड़े। Attacked Chetoks, they looted hoarded grains and burnt down the documents containing records of the manorial due. Large number of nobles fled from their homes, many of them migrating to the neighboring countries. तो ये जो फार्मर्स थे, जब इन्होंने चेटॉक्स पे अटैक किया, मतलब हवेली पे अटैक किया, तो वहां पे जितना भी ग्रेन जमा कर रखा था उन्होंने उन सबको लूट लिया। और जितने भी मेनोरियल ड्यूज मतलब जो बही खाते थे, जिसमें उनके लोन्स की डिटेल थी, जो गरीब किसानों ने फ्यूडल लॉर्ड्स से लिया था, वो सारे के सारे बही खाते जो है उन्होंने जला दिए। और इस सारी सिचुएशन में कुछ जो जमींदार थे, जो नोबल्स थे, बड़े मतलब सेकेंड स्टेट के लोग थे, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए आसपास के विलेजेस में भागना भी पड़ा। Is it clear? Faced with the power of his revolting subjects, Louis XVI finally accorded recognition to the National Assembly and accepted the principle that his power would from now on be checked by Constitution. तो सिचुएशन को संभालने के लिए, क्योंकि किंग लुइस को लगा कि किस तरीके से जगह जगह पे जो है वो आंदोलन छिड़ गया है उसके खिलाफ, तो उस सिचुएशन को संभालने के लिए किंग लुइस ने ये अनाउंस कर दिया कि वो नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज करता है, दैट मीन्स उसे लीगल मानता है। रिकॉग्निशन मिल जाना मीन्स लीगल स्टेटस हो जाना। इज इट क्लियर? उसने ये अनाउंस कर दिया कि नेशनल असेंबली को रिकॉग्नाइज किया जाता है और वो इस बात के लिए राजी है कि आज से कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्क के पावर्स को चेक करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन आज से राजा के पावर्स को चेक कर सकती है। On the night of 4th August 1789, the Assembly passed a decree abolishing the feudal system of obligation and taxes. ऐसे ही 4th अगस्त को 1789 में यही नेशनल असेंबली, जिसको अभी किंग लुइस ने रिकॉग्निशन दी है, इस नेशनल असेंबली ने एक डिक्री मींस गवर्नमेंट ऑर्डर, एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया जिसके तहत फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया था। टैक्स पे करने की फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया था कि फ्यूडल लॉर्ड्स को पिजेंट्री कोई भी टैक्सेस पे नहीं करेगी। Members of the clergy too were forced to give up their privileges. Tithes were abolished and land owned by church were confiscated. अब आप देखो कितना फायदा हुआ इस ऑर्डर के तहत कि जो क्लर्जीज के मेंबर थे, मतलब जो चर्च प्रैक्टिसेस करने वाले लोग थे, उनको भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ी। जितनी भी चर्च के पास प्रॉपर्टी थी या लैंड थी उसको कॉन्फिस्केट कर लिया गया। कॉन्फिस्केट मतलब उनसे जब्त कर लिया गया और
As a result, government acquired assets worth at least 2 billion liver. That means जो नेशनल असेंबली नई नई फ्रेम हुई है और उन्होंने जो डिक्री पास की है उसके अकॉर्डिंगली फ्यूडल लॉर्ड्स की फ्यूडल प्रिविलेजेस खत्म हो गई है, उनको कोई भी टैक्सेस नहीं देने हैं थर्ड एस्टेट को। अब जो क्लर्जीज थे उनको भी अपनी प्रिविलेजेस छोड़नी पड़ी, टाइट्स जैसे टैक्सेस को अबॉलिश कर दिया गया और जितनी भी क्लर्जीज के पास, चर्च के पास जितनी भी गवर्नमेंट लैंड थी या उनकी जो प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया गया और इससे नेशनल असेंबली के पास ऑलमोस्ट 2 बिलियन लिवर्स की जो प्रॉपर्टी वर्थ प्रॉपर्टी थी वो उनके पास आ गई। यहां तक आपको समझ में आया? सबसे पहले जनरल एस्टेट की मीटिंग, एस्टेट जनरल की मीटिंग का फेलियर होना, नेशनल असेंबली ने डिसाइड किया कि हम यहाँ नहीं रुकेंगे, हम अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित करते हैं और हम फ्रांस का कॉन्स्टिट्यूशन बना कर रहेंगे। ऐसे में जो आम जनता है उन पे सवियर विंटर, बढ़ते हुए प्राइस, बैड हार्वेस्ट, इस तरीके की सिचुएशन को उन्हें झेलना पड़ा, जिसकी वजह से बेस्टाइल को स्ट्रॉम उसको डिस्ट्रॉय करना पड़ गया। साथ के साथ जो कंट्री साइड थी वहां पर भी कुछ ऐसे ही रूमर्स फैल गए जिसकी वजह से चेटॉक्स और मेनोर पे अटैक किया आम जनता ने और अल्टीमेटली रिवोल्ट को देखते हुए मोनार्क जो है वो परेशान हो गया और उसे लगा कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी, तो उसने नेशनल असेंबली को रिकॉग्निशन दे दी। नेशनल असेंबली ने एक डिक्री पास की, फ्यूडल प्रिविलेजेस को खत्म कर दिया गया, टाइथ को खत्म कर दिया गया और क्लर्जीज की प्रिविलेजेस भी खत्म हो गई और उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट कर ली गई, जिससे कि 2 मिलियन लिवर का मुनाफा हुआ सरकार को। इज इट क्लियर? दिस इज आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। टेनिस कोर्ट का एक सीन दिखाया गया है जहां पे नेशनल असेंबली को घोषित किया गया है और नेशनल असेंबली मतलब थर्ड एस्टेट के जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो प्रॉस्परस लोग हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है, जो बिजनेस भी करते हैं और जो लिटरेट भी है, उन लोगों को इस पिक्चर में दिखाया गया है कि किस तरीके से नेशनल असेंबली टेनिस कोर्ट में ओथ ली जा रही है कि हम अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर करते हैं। इज इट क्लियर? फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो कहता है फ्रांस बिकम्स कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की या तो मोनार्की होगी, गवर्नमेंट या तो कंप्लीटली मोनार्की होगी जैसे अब तक थी किंग लुइस अलोन, राइट, या फिर कंट्री में एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन होगा और डेमोक्रेसी के अकॉर्डिंगली रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी जिसको कि लोग इलेक्ट करके बनाते हैं। यहां पर कॉम्बिनेशन लिया गया मोनार्क एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। आप देखोगे आज भी ब्रिटेन में ना तो कंप्लीट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना ही कंप्लीट मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इन दोनों का मिक्सचर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वहां पे आज भी प्रेवलेंट है। इज इट क्लियर? इसका मतलब है कि मोनार्क भी रहेगा, ही विल बी किंग, मोनार्क विल बी मोनार्क ओनली, वो राजा है, राजा ही रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ पैरेलली कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया जाएगा। दैट मीन्स पार्लियामेंट भी होगा। मोनार्क अपनी मर्जी से क्लियर कट कुछ नहीं कर सकता, मोनार्क के पावर्स को चेक करेगी पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट जहां पे है तो वो डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पे ही गवर्नमेंट काम करेगी। दैट मीन्स के मोनार्क जो है वो कुछ भी अनडेमोक्रेटिक नहीं कर सकता। मोनार्क के पावर्स पे एक तरह का चेक रखा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, उसे कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इज इट क्लियर? द नेशनल असेंबली completed the draft of constitution in 1791. All one mark question, MCQs. Its main objective was to limit the power of the monarch. Constitutional monarchy क्यों बनाई जा रही थी? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ लिया ना कि किंग जो है वो डिस्पोटिक था, वो ऑटोक्रेटिक था, वो डिक्टेटरशिप में बिलीव करता था, इसलिए मोनार्क के पावर्स को चेक करने के लिए जो है ये नेशनल असेंबली
कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना चाहती थी. These powers, instead of being concentrated in hands of one person, were now separated and assigned to different institutions: the legislature, executive, and judiciary. This made France a constitutional monarchy. One mark question: what made France a constitutional monarchy? Distribution of power between three organs of the government, that is legislature, executive, and judiciary, मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की. तो अब पावर्स जो है, नेशनल असेंबली ने ये डिसाइड किया कि हम कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करेंगे, ड्राफ्ट करेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली पावर्स जो है वो एक इंसान के हाथ से निकलकर तीन डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में डिवाइड हो जाएंगे, जो है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और आपने देखा है इंडिया में भी इसी तरीके का एक प्रोविजन जो है वो प्रिवेल करता है. क्लियर? सो दैट मीन्स पार्लियामेंट्री या डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. क्लियर? सो इस तरीके से फ्रांस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी किस तरीके से चूज होनी थी, सिलेक्ट कौन करेगा, उन्हें इलेक्ट कौन करेगा. कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि यहाँ सबको वोटिंग राइट्स दे दिए गए थे? क्लियर? अब यहाँ पे एक ट्विस्ट आता है कि इनको जो लेजिस्लेचर का हिस्सा बनेंगे, जो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा बनेंगे, जो जुडिशरी में जाएगा, उनको सिलेक्ट कौन करेगा, उनको इलेक्ट कौन करेगा. इज इट क्लियर? तो सबसे पहले आप देखेंगे सबसे नीचे पूरी फ्रांस की पॉपुलेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था. एक पार्ट था एक्टिव सिटीजन, एक पार्ट था पैसिव सिटीजन. एक्टिव सिटीजन वो लोग थे जो लोग टैक्स पेयर थे, जो लोग टैक्स पे कर रहे थे. और पैसिव सिटीजन की कैटेगरी में वो लोग आते थे जो टैक्सेस पे नहीं कर रहे थे. टैक्स पे करने का क्या क्राइटेरिया था कि जो भी मेन, नॉट विमेन, विमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल कैटेगरीज. इज इट क्लियर? विमेन एंड चिल्ड्रन, उनको कहीं पे भी काउंट नहीं किया जाता था, वो तो पैसिव सिटीजन ही थे. लेकिन कुछ जो जेंट्स थे, जो मेल मेंबर्स थे, वो तो एक्टिव सिटीजन थे. तो वो किस बेसिस पे एक्टिव सिटीजन बने? कि जो टैक्स पे कर रहे हैं. और टैक्स किस तरीके से पे करना होता था कि एटलीस्ट हर इंसान को अपनी 3 दिन की वेजेस को एज अ टैक्स पे करना जरूरी था, तब आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आ सकते थे. तो पैसिव सिटीजन में मेनली वो मेल मेंबर्स थे जो नॉन प्रॉपर्टीड पीपल थे. नॉन प्रॉपर्टीड पीपल मतलब जिनके पास अपना कोई पैसा नहीं था, उनके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, जो बहुत गरीब लोग थे, वो अपनी 3 दिन की वेजेस भी टैक्स के फॉर्म में नहीं दे सकते थे. उन लोगों को पैसिव सिटीजन बोल दिया गया. पैसिव सिटीजन, पुअर मेल मेंबर्स, देन फीमेल एंड चिल्ड्रन, ये पैसिव सिटीजन में आते थे जो 25 ईयर्स से कम के थे. राइट? एंड देन एक्टिव सिटीजन में आते थे अबाउट 4 मिलियन पीपल. 4 मिलियन पीपल आउट ऑफ 28 मिलियन की पॉपुलेशन में से, 28 मिलियन की पॉपुलेशन में सिर्फ 4 मिलियन एक्टिव सिटीजन्स थे. इज इट क्लियर? अब इन एक्टिव सिटीजन्स ने किसको सिलेक्ट किया? इन्होंने इलेक्ट किए 50,000 मेन जो कि इलेक्टर्स थे. इज इट क्लियर? इन एक्टिव सिटीजन ने 4 मिलियन जो एक्टिव सिटीजन थे, इन्होंने वोट किया और 50,000 मेन वर इलेक्टेड. और ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पैसा ही सबसे इंपॉर्टेंट था, तो ये लोग वो थे जिनके पास पैसा था. इज इट क्लियर? उसके बाद जो ये 50,000 मेन थे, इनमें से इन्हीं लोगों ने अपने में से चूज किए 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स. अब जाहिर सी बात है कि यहां भी वही लोग गए जो लोग रिच थे और इन्फ्लुएंशियल थे. इज इट क्लियर? देन अब यहां पे नेशनल असेंबली जो फ्रेम कर दी गई, नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी किंग के काम को, और इन्हीं असेंबली मेंबर्स में से कुछ मिनिस्टर्स भी बनाए गए. इन मिनिस्टर्स के काम को भी नेशनल असेंबली कंट्रोल करेगी. लेकिन किंग को एक
पावर दे दी गई जिसे कहा जाता है वीटो पावर। वीटो पावर है बहुत स्ट्रांग होती है। आपने देखा है जो हमारा जो यूएनओ है वहां पे भी वीटो पावर्स लेने के लिए कंट्री जो है हमेशा टसल्स रहती है उनके बीच में भी। हर कंट्री चाहती है कि हमें वीटो पावर मिल जाए, हम स्ट्रांग जो 5 कंट्री मेंबर्स है उनके बीच में आ जाए, हमें भी वीटो पावर मिल जाए। तो वीटो पावर एक बहुत स्ट्रांग पावर होती है। तो बीइंग किंग होने के नाते इन्हें वीटो पावर दे दी गई ताकि इनका हर डिसीजन में एक स्ट्रॉन्गर हैंड रह सके। उसके अलावा लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स ये लॉ बनाएंगे। किंग को जो है एग्जीक्यूटिव का रोल दे दिया गया। ही इज गोइंग टू एग्जीक्यूट द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर। और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के अलावा एक और अपॉइंटमेंट हुई, दैट वाज जज। ये किसने अपॉइंट किया? इन ही एक्टिव सिटीजन्स ने जज को भी अपॉइंट किया। और जज का काम था कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उन केसेस पे एडजुडिकेट करेगा। कहीं पे भी लॉ को प्रॉपर तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा है तो जज डिसाइड करेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। इज इट क्लियर? जैसे आज भी आप देखो सिस्टम यही फॉलो होता है, लेजिस्लेचर, लॉ मेकर्स, उस लॉ को बनाने के बाद वो जाता है एग्जीक्यूटिव्स के पास। एग्जीक्यूटिव्स का काम है कि उसको लागू किया जाए, और अगर वो तरीके से फॉलो नहीं हो रहा या उसमें कोई फ्लॉज है या उसमें कोई रूल को तोड़ा जा रहा है तो वो केसेस जब बनते हैं वो केस जाते हैं जुडिशरी के पास। इज इट क्लियर? तो अब नेशनल असेंबली ने जो है पावर्स को बांट दिया। किंग के हाथ से वो डिवाइड कर दिया गया लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच में, क्योंकि यही प्रिंसिपल था डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल जो कि फिलोसोफर्स भी बात कर रहे थे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जैसी बुक में या 2 ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट जैसी बुक में इसी डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के बारे में बात की जा रही थी। तो इस प्रिंसिपल के बेस पे अब फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया। आई होप आपको यहां तक सारा समझ में आ गया है। इज इट क्लियर? इसी पार्ट को हम रीड करेंगे, जो मैंने अभी समझाया है उसको अब हम रीड करेंगे। The Constitution of 1799 vested the power to make laws in National Assembly, which was indirectly elected. Indirectly elected क्यों कहा गया है इसको? क्योंकि एक्टिव सिटीजन्स ने डायरेक्टली लेजिस्लेचर नहीं अपॉइंट किया। उन्होंने पहले 55,000 मेन को, इलेक्टोरल्स को इलेक्ट किया और फर्दर इलेक्टोरल्स ने लेजिस्लेचर्स को इलेक्ट किया, इसलिए इसको इनडायरेक्ट कहा जाता है। इज इट क्लियर? Then that is the citizens voted the group of electorals who in turn chose the assembly. Not all the citizens, however, had the right to vote. अब तक ये आपको सारा क्लियर हो गया है ना कि सारे सिटीजन्स को वोटिंग राइट नहीं था, क्योंकि कुछ सिटीजन एक्टिव सिटीजन्स की कैटेगरी में आते थे और कुछ पैसिव में। पैसिव वाले वोट नहीं कर सकते थे, एक्टिव सिटीजन्स वोट कर सकते थे। ओनली मेन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज, यहाँ पे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज नहीं फॉलो हो रहा है, 18 ईयर्स ऑफ एज नहीं है, अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस। पेइंग टैक्सेस मतलब एक्टिव सिटीजन्स, इक्वल टू एटलीस्ट 3 days ऑफ लेबरर्स वेज, के कम से कम 3 दिन की जो आपकी कमाई है आप उसको एज अ टैक्स पे कर दो तो आप एक्टिव सिटीजन की कैटेगरी में आ सकते हो। वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन, तो आपको 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव सिटीजन एंड हु वर द पैसिव सिटीजन्स? दैट इज दे वर एंटाइटल्ड टू वोट। द रिमेनिंग मेन and all women were classed as passive citizens. To qualify as an electoral and then as a member of assembly, man had to belong to the highest bracket of the taxpayer. मैंने आपको बताया था ना कि 50,000 जो यहाँ पर आए हैं वो भी वो लोग हैं जो हाई टैक्सेस पे कर रहे हैं, और अब इन 50,000 मेंस से जो और ऊपर जाएंगे
वो भी वो लोग हैं जो हाई टैक्स पेयर्स हैं। तो लेजिस्लेचर की कैटेगरी में पहुंचने के लिए आप हाई टैक्स पेयर की कैटेगरी में होने चाहिए। The Constitution began with the Declaration of the Rights of Men and Citizens, rights such as right to life, freedom of speech, freedom of opinion, equality before law were established as natural and inalienable rights. That is, they belong to each human being by birth and could not be taken away. It was the duty of the state टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट्स। ठीक है, मतलब क्या है इस पैराग्राफ का कि जब नेशनल असेंबली फ्रेम हुई, उन्होंने सबसे पहला काम जो किया वो किया कि उन्होंने सबसे पहले राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन्स अनाउंस किए। दैट मीन्स कि नेशनल असेंबली ने सबसे पहले बनते ही कुछ बेसिक राइट्स अनाउंस किए लोगों के लिए, जो कि हर इंसान के पास सिर्फ इसलिए होने चाहिए क्योंकि वो इंसान पैदा हुए हैं। इज इट क्लियर? नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, इनको इसीलिए कहा गया है कि अगर आप इंसान पैदा हुए हो तो आपका अधिकार है ना कि आप खुल के जी सकते हो। अगर आप इंसान पैदा हुए हो तो आपका अधिकार है कि आप सांस ले सकते हो, आपको खाना मिलना चाहिए, आपके सर पे छत होनी चाहिए। तो ये आपके नेचुरल राइट्स हैं। इज इट क्लियर? तो कुछ एक राइट्स जो हैं नेशनल असेंबली ने डिक्लेयर किए, जिन्हें कहा जाता है राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन, राइट। इसमें क्या क्या आया? राइट टू लाइफ, कि भैया इंसान पैदा हुए हो तो आपको जीने का हक है, राइट टू लाइफ, बेसिक राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच, अब जब जुबान दी है भगवान ने तो हम बोलेंगे तो सही, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच में कभी भी इस बात को मिसकंसेप्शन नहीं करना कि अगर हमें जुबान दी है तो हम किसी के भी खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। क्लियर? आप किसी की डिग्निटी के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते, आप अपने नेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। एंटी नेशनल एंड अगेंस्ट द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ऑफ अनदर इंडिविजुअल आप कुछ नहीं बोल सकते। आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को खड़े होकर गालियां निकालना शुरू कर दोगे। इज इट क्लियर? देन फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, कुछ आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, आप उसको फ्रीली बोल सकते हो। जरूरी नहीं है कि किसी ने कुछ किया है और आपको उसको अच्छा ही कहना है। क्लियर? कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई तो आपको उसको अच्छा ही कहना है क्योंकि वो पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आई है। अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसी को क्रिटिसाइज नहीं करोगे तो गवर्नमेंट अगर कुछ भी गलत करती जा रही है, उन्हें लगेगा कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग तो कुछ गलत बोल ही नहीं रहे हमारे खिलाफ, तो शायद हमने बहुत अच्छा काम किया, तो वो कभी भी अपने आप को करेक्ट नहीं कर पाएंगे। इसलिए फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, हर एक को ये आजादी है कि वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकता है, हाउ दे फील अबाउट पर्टिकुलर थिंग। इज इट क्लियर? इक्वालिटी बिफोर लॉ, गरीब है अमीर है, प्राइम मिनिस्टर है या कोई आम जनता, रेगुलर काम करने वाला कोई सर्विस क्लास आदमी है, कोई प्योन है, कोई कोई किसी भी लेवल का कोई भी आदमी है, लॉ के आगे सब बराबर है। अगर किसी ने, कोई बड़ा आदमी है, नेता है, कोई बड़ा एक्टर है या और कोई बड़ा ऑफिशियल है, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है और एक आम जनता में से किसी ने कोई क्राइम किया है तो दोनों को एक जैसी सजा मिलेगी। इक्वालिटी बिफोर लॉ were established as natural and inalienable rights, that is they belong to each human by birth and could not be taken away। कि सरकार की ये जिम्मेदारी है इन बेसिक राइट्स की, हर इंसान की सरकार को रक्षा करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया सबको यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं कुछ राइट्स के बारे में, जो कि डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन। मैन एंड सिटीजन, ये राइट्स पूरी तरीके से औरतों को नहीं दिए गए थे, इसलिए इसको कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं माना जाता। इज इट क्लियर? Men were born and remain free and equal in rights. The aim of every political association is preservation of natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and resistance to oppression,
source of all sovereignty reside in the nation, no group of individual may exercise authority. So ये कुछ rights है, around 17 rights, 17 है नहीं, 17 नहीं है, 11 12 13 rights है, यहाँ 17 पता नहीं क्यों लिखा हुआ है, तो ये 17 13 भी नहीं है, 7 then 8 होना चाहिए, 9, around 10 rights हैं. So these few rights were guaranteed under men and citizens right. Is it clear? Then कुछ एक symbols को हम discuss करेंगे कि जब भी रेवोल्यूशन आता है, कहीं पे भी रिफॉर्म आते हैं, तो आप देखो ये सिंबल्स किस तरीके से काम करते हैं, राइट? और इन सिंबल्स का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है. सिंबल्स, दैट मीन्स दे सिंबलाइज समथिंग. तो इसी तरीके के कुछ सिंबल्स थे जो फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बिकॉज दे स्टूड फॉर समथिंग. इनका कुछ ना कुछ मीनिंग था, जैसे कि ब्रोकन चेन, राइट? ये ब्रोकन चेन का क्या मतलब है? आपने देखा है ना कि जब किसी को कैदी को ले जाते हैं तो उसके हैंडकफ्स लगे होते हैं, वो बंधे होते हैं. तो जब हैंडकफ्स खुल गए हैं या वो हथकड़ी टूट गई है, दैट मीन्स फ्रीडम. तो ब्रोकन चेन सिंबलाइज फ्रीडम. Bundle of rods or faces, one rod can be easily broken but not an entire bundle. Strength lies in unity. आपने बचपन में भी कहानी सुनी होगी, यूनिटी इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इन यूनिटी, सॉरी, स्ट्रेंथ इन यूनिटी. दैट मीन्स कि एकता में बल है. अगर आप डिवाइडेड हो, आपको कोई भी हरा सकता है, लेकिन अगर आप एज अ नेशन, वन नेशन खड़े हो, तो जाहिर सी बात है कि आपसे लड़ने से पहले कोई भी 100 बार सोचेगा. क्यों? क्योंकि there is strength in unity. All right, then eye within the triangle. अब इसका क्या मतलब है? Eye within a triangle radiating light. The all-seeing eye stands for knowledge. The rays of the sun will drive away the cloud of ignorance. Clear? The all-seeing eye मतलब देखती हुई आंख. क्या देख रही है? आप क्या देखते हो? रील्स भी देखते हो तो उसमें से भी कुछ सीखते हो ना. तो आंख से जब हम देखते हैं तो कुछ ना कुछ सीखते हैं, राइट? और जो इसमें से रेज निकल रही है, वो रेज है जैसे सन की रेज है. जैसे सन के आने से उजाला हो जाता है, अंधकार हट जाता है, उसी तरीके से आंख कुछ देखती है तो सीखती है, और उससे जो है रोशनी फैलती है एनलाइटमेंट की. क्लियर? देन दिस इज द सेप्टर. सेप्टायर इज अ सिंबल ऑफ रॉयल पावर. तो आपने देखा होगा राजा महाराजाओं के हाथ में अक्सर उनके पोर्ट्रेट में इन्होंने सेप्टायर जो है हाथ में लिया होता है. इट सिंबलाइजेस मोनार्कियल रूल, इट सिंबलाइजेस रॉयल पावर. Then you have this snake biting its own tail from the ring. This symbolizes eternity. Ring has neither beginning nor an end. So this is a viscous circle, like a viscous circle. जे टाइम, वक्त का पहिया जो है, वो जैसा आप करोगे वैसा ही वापस आएगा. It is a viscous circle of time. Clear? With no ending, neither a beginning. Circle क्या होता है? आप ये देखिए, सर्कल है ना तो इसकी एंडिंग का पता है, ना इसकी बिगिनिंग का पता है. Then red Phrygian cap, caps worn by slave upon becoming free. तो ये जो है, अभी जब आगे आप चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको इन चीजों की इंपॉर्टेंस जो है समझ में आएगी. ये रेड फाइगेरियन कैप जो है वो लोग पहना करते थे जो एक टाइम पे स्लेव्स होते थे, और जब वो इंडिपेंडेंट हो जाते थे तब वो ये कैप पहनते थे. तो ये कैप जो है उनकी इंडिपेंडेंस को सिंबलाइज करती है. देन ब्लू व्हाइट रेड, द नेशनल कलर ऑफ फ्रांस. ब्लू व्हाइट एंड रेड, इनके फ्लैग में भी आप देखोगे यही कलर होता है. इट इज नेशनल कलर ऑफ फ्रांस. विंग्ड वुमेन, personification of law. ये जो है दिस पर्सोनिफाई लॉ. एंड ये जो यहाँ पे टेबलेट सी बनी हुई है जिसमें लॉ लिखा हुआ है, द लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट. इसमें लॉ के यहाँ पे अलग अलग लॉज जो हैं वो मेंशन किए गए. सो इट इज लाइक अ बुक that has all the laws written on it, the laws which mean that everybody is equal before law. There is no discrimination on any basis. I hope आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा. I think yes, this is the end of part 2 chapter. तो आज हमने क्या पढ़ा है? Outbreak of the revolution and France becomes constitutional monarchy. अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में. Till then, God bless you all.